हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इम्यूनिटी पढ़ने वाले हैं। ये हमारा इम्यूनोलॉजी जो सीरीज़ होने वाला है उसका हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके टाइप्स जो होते हैं हमारे इन्नेट और एक्वायर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इनका बेसिक नॉलेज हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। और जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, हम इम्यूनिटी के कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजीली डिवाइड करके तोड़ के ईजी बना के हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इम्यूनिटी को स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी का हमारा डेफिनेशन पार्ट जो सबसे पहले आने वाला है। तो सबसे पहले जो इम्यूनिटी होता है वो हमारा लैटिन वर्ड इम्यूनिटस से आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, मतलब डिजीज से फ्रीडम को ही लैटिन में इम्यूनिटस कहा गया है, और जिससे हमारा वर्ड आया है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ये होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय होस्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सब्सटेंस। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सब्सटेंस से जो भी हमारा रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है हमारा होस्ट बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। इसको बेसिकली हम दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पे। एक तो हमारा होने वाला है इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरा एक्वायर्ड है एडेप्टिव इम्यूनिटी। याद रखना है कि एडेप्टिव और एक्वायर्ड सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एडेप्टिव क्या है कि एक्वायर्ड क्या है, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी का हम थोड़ा सा बात करें तो क्या होता है, ये हमारा बर्थ से प्रेजेंट होता है। और जो एक्वायर्ड होता है ये हमारा बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता, ये कोर्स ऑफ लाइफ में हमारा धीरे धीरे डेवलप होता है बेसिकली बॉडी के अंदर। इनबॉर्न रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है, और ये हमारे जर्मलाइन डीएनए होता है उसके अंदर इसके जीन्स इनकोडेड रहते हैं। जबकि एक्वायर्ड की बात करें तो ये हमारे जर्मलाइन डीएनए में नहीं होता है। बेसिकली हम कोर्स ऑफ लाइफ में इसको डेवलप करते हैं तो हमारे जर्मलाइन डीएनए में, और ये बहुत वास्ट एंटीजन से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो उसको हम इनकोड भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं एक्टिव और पैसिव, और फिर उसको फर्दर डिवाइड करते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों को। एक्टिव को भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव को भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, अब हम एक एक करके इन्नेट इम्यूनिटी के फीचर्स को देखते हैं, देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर्स को देखेंगे, और लास्ट में इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इन्नेट इम्यूनिटी, तो ये हमारा होता है फर्स्ट लाइन डिफेंस। बेसिकली क्या होता है, ये सबसे पहली बात जो बेसिक आपको याद रखनी है, ये हमारे बर्थ से प्रेजेंट रहता है। और दूसरा, ये हमारे जर्म लाइन डीएनए के अंदर इनकोडेड रहता है इनका जीन बेसिकली। ठीक है, इसकी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस है, और ये एक्ट करता है मिनट से इमीडिएटली, मतलब रिस्पॉन्स हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स रहता है इसमें। इसमें कोई भी प्रियर एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं रहती है। नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये एंटीजन दो अलग अलग एंटीजन आएंगे, देन दोनों के लिए सेम टाइप का रिस्पॉन्स शो करता है, कोई भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं शो करता। ठीक है, इसमें कोई मेमोरी नहीं प्रेजेंट होती है। एक बार आया एंटीजन तो वही रिस्पॉन्स शो करेगा, दूसरी बार आया एंटीजन तो वही रिस्पॉन्स शो करता है। इसमें नेक्स्ट फीचर ये होती है कि इसमें लिमिटेड डाइवर्सिटी है। इन सब चीज़ों के कारण इसका लिमिटेड डाइवर्सिटी है, मतलब ये केवल कुछ ही एंटीजेंस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली 5 फीचर थे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, प्रियर एक्सपोजर नहीं चाहिए होता है, नॉन स्पेसिफिक है, इसमें मेमोरी नहीं होती है, और लिमिटेड डाइवर्सिटी है, हमारे लिमिटेड एंटीजेंस के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि इसका मैकेनिज्म हम थोड़ा सा बात करें कि कैसे ये रिकॉग्नाइज करता है बेसिकली कि किस एंटीजन पे हमें काम करना है, ये इस पे काम करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए क्या होता है, बेसिकली हमारा होस्ट सेल है, होस्ट सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर क्या होते हैं बेसिकली, जो रिकॉग्नाइज करेंगे किसको? एंटीजन को। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी हम सब चीज़ों को आगे डिस्कस करने वाले हैं फर्दर लेक्चर्स में। बस आप समझो कि एंटीजन मतलब फॉरेन सब्सटेंस। तो फॉरेन सब्सटेंस के ऊपर हमारा होता है MAMP। इसका फुल फॉर्म अगर बात करें, माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। इसका मतलब ये नहीं कि माइक्रोब्स नहीं होते, मतलब किसी भी फॉरेन सब्सटेंस में कुछ मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, जो हमारा रिसेप्टर, हमारे सेल के ऊपर जो रिसेप्टर रहता है जिसको कहते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। इस पैटर्न को जो फॉरेन बॉडी से हमारा आया हुआ है, उस पैटर्न को हमारा जो रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करता है उसको PRR कहते हैं। इसका एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो, टोल लाइक रिसेप्टर्स। ठीक है, और हमारा फॉरेन बॉडी क्या क्या हो सकता है, लाइक पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया किसी बैक्टीरिया का, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हो सकता है। तो जैसे ही ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसके बाद रिकॉग्नाइज करने के बाद होस्ट सेल अपना सिग्नल अंदर भेजता है, जिसकी वजह से होस्ट सेल देन साइटोकाइंस रिलीज करके या तो इसको किल करता है या फिर फर्दर
आगे प्रोसेस करके और सारे सेल्स को बुलाता है। तो ये हमारा रिकॉग्निशन का मैकेनिज्म होता है इन इन्नेट इम्यूनिटी। इसमें आपको दो ही चीज़ें बेसिकली याद रखनी है, एक तो एमएएमपी क्या होता है और पीआरआर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी का हमारा कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या हमारा आता है। तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा बैरियर, 2 टाइप का बैरियर प्रोवाइड करता है, एक तो एनाटॉमिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर के अंदर हमारा क्या क्या आता है, 2 चीज़ें आती हैं, एक तो स्किन आता है और एक म्यूकोसा आता है। स्किन एक हमारा मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है और हमारा उसके ऊपर सीबम, सीबेसियस ग्लैंड द्वारा सिक्रेटेड जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड जिसके अंदर होते हैं, जो बेसिकली कोई भी फॉरेन माइक्रोब्स है उसको किल करने में हमारा हेल्प करता है। जो हमारा म्यूकोसा होता है वो भी क्या करता है, माइक्रोब्स को मतलब बॉडी के अंदर घुसने नहीं देता, और जो सीलिया होता है वो प्रोपेल करता है। तो ये दो हमारे एनाटॉमिकल बैरियर्स थे, एक तो स्किन और दूसरा म्यूकोसा। जो फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो इसमें हमारा आता है टेम्परेचर, जो कि हमारा जैसे हमें फीवर आता है तो वो भी बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म ही है अपने बॉडी का, ताकि हम फॉरेन ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ग्रो ना होने दें। नेक्स्ट हमारा पीएच, लाइक गैस्ट्रिक एसिडिटी, हमारा स्टमक का पीएच जो इनिबिट करता है माइक्रोब्स के ग्रो होने में। जो सेकंड चीज़ हमारा कंपोनेंट है वो हमारा सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स बाय द सेल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, लाइक लाइसोजाइम सिक्रीट करता है इन टीयर्स, लाइक बाइल सॉल्ट्स, हमारा स्पर्मिन जो स्पर्म में होता है, या लैक्टोफेरिन्स जो आयरन से बाइंड करके बैक्टीरिया को स्टार्व कर देता है उसके लिए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। तो हमारा एक बैरियर हो गया, दूसरा सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो सेलुलर मीडिएटर्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स बेसिकली इन्नेट इम्यूनिटी में पार्ट लेते हैं, वो होते हैं हमारे फैगोसाइट्स, लाइक न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेज एंड मोनोसाइट। इनका काम क्या है, ये रिक्रूटमेंट करते हैं इन्फेक्शियस साइट पे, बहुत सारे सेल्स का इनका रिक्रूटमेंट होता है अनवे, देन ये फैगोसाइट्स है तो ये फैगोसाइटोसिस करके सेल्स को मारते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल किलर सेल, ये हमारे वायरस इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स को मारते हैं, ठीक है। ये हम देखने वाले फर्दर लेक्चर में कि कैसे ये वर्क करता है बेसिकली। इसमें हम जस्ट इंट्रो ले रहे हैं कि कौन कौन से सेल पार्ट लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। नेक्स्ट हमारा है मास्ट सेल, ठीक है। उसके बाद हमारा है डेंड्राइटिक सेल्स। ये 4 टाइप के सेल हमारे बेसिकली पार्ट लेते हैं, फैगोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल, मास्ट सेल एंड डेंड्राइटिक सेल। ये हमारा सेल्स थे जो इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट है। इसके बाद हमारा जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है या कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है, सारा कॉम्प्लीमेंट पाथवे तो नहीं, अल्टरनेट पाथवे इसके अंदर आता है। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और कॉम्प्लीमेंट पाथवे का अल्टरनेट पार्ट को आप ले सकते हो अभी के लिए। ये सब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और कॉम्प्लीमेंट पाथवे होते हैं वो भी हमारे इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। अब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आपने पढ़ा ही होगा, जैसे वैसोडाइलेशन सबसे पहले होता है, उसका लीकेज होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाहर जाता है, फिर रिक्रूटमेंट होता है। किसका रिक्रूटमेंट होगा, वही फैगोसाइट्स का रिक्रूटमेंट होगा यहाँ पे। फिर इनगल्फमेंट होता है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा माइक्रोब्स को फैगोसाइट कर जाते हैं जो हमारे फैगोसाइट्स थे, ठीक है। तो ये था हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इसके साथ हमारा कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी आता है, वो भी हमारा कैसे इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है, वो कैसे मारेगा हम फर्दर लेक्चर्स में देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, इसके बेसिकली इस पे आप शॉर्ट नोट्स या फिर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्या होता है कि सिंथेसाइज होता है लिवर में ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन अगर कहीं पे हो रहा है, जो कि इन्फ्लामेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमारा इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो इन्फ्लामेशन के द्वारा ये के समय ये रिलीज होते हैं। तो इसमें एक तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, जो पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स एंड नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स। ये क्या होता है, जो पॉजिटिव मतलब इन्फ्लामेशन अगर होगा तो इनका लेवल बढ़ जाता है, और नेगेटिव मतलब अगर इन्फ्लामेशन होगा तो इनका लेवल कम हो जाएगा। तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा है। बहुत सारे डिजीज़ को डायग्नोज करने में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल आप याद याद बेसिकली आपको यही करना है, जैसे सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, सीरम एमाइलॉइड ए, फाइब्रिनोजन, ये हमारे पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन होते हैं। और नेगेटिव के अंदर हमारे एल्बुमिन और ट्रांसफेरिन आते हैं, ठीक है। अगर हम सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बात करें, इससे हमारा एमसीक्यू बेसिकली आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आता। ये क्या होता है कि ये हमारा प्रेसिपिटेट करते हैं किसके साथ, सी कार्बोहाइड्रेट ऑफ न्यूमोकोकस, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले ही कहा
कि ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में काम आएंगे। तो ये हमारा किससे इन्फ्लामेशन किस टाइम करेंगे, जब अगर सी कार्बोहाइड्रेट ऑफ न्यूमोकोकस अगर आएगा तो इनका नंबर इंक्रीज होने लगेगा। बेसिकली अगर इनके साथ ये प्रेसिपिटेट कर गए तो अपना लेवल इंक्रीज करने लगते हैं। टाइम लाइन क्या होता है, ये 6 आवर में बढ़ते हैं और पीक इनका 48 आवर्स में आता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्यूट फेज रिएक्टेंट के बारे में। इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, जो है कि हमारा एक्वायर्ड, जिसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसको स्पेशलिस्ट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, डायरेक्टली डायरेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक यूनिक एंटीजन, मतलब यूनिक एंटीजन के लिए यूनिक एंटीबॉडीज बनाता है, बहुत ज़्यादा ही स्पेसिफिक रहता है। जो कि हमारा इन्नेट इम्यूनिटी क्या था, नॉन स्पेसिफिक था। इसमें मेमोरी प्रेजेंट होती है। अगर एक बार रिस्पॉन्स, एक बार कोई एंटीजन या फिर फॉरेन बॉडी, इन सिंपल लैंग्वेज अगर आपके बॉडी के अंदर आए तो वो जो भी रिस्पॉन्स दे उसके बाद उसको याद कर लेता है। बेसिकली नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो हायर रिस्पॉन्स देगा। इसको हम एक एज ए ग्राफ में देखने भी वाले हैं आगे। तो ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, टी सेल और बी सेल मेमोरी, टी सेल और बी सेल का जो मेमोरी सेल होता है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, और नेक्स्ट टाइम सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत हायर प्रोवाइड करता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि ये बहुत ज़्यादा ही एंटीजन के लिए कवर करता है और बहुत स्पेसिफिक होता है। तो डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। लेटेंट पीरियड प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा इननेट में क्या था, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स शो कर रहा था, लेकिन इसमें लेटेंट पीरियड होता है, मतलब वीक्स टू डेज टू वीक लगा देता है डेवलप होने के लिए। लेकिन एक बार डेवलप हो तो बहुत स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देता है विथ स्पेसिफिसिटी के साथ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करें टाइप, और एक बात याद रखना, ये मीडिएटेड किसके द्वारा किया जाता है, टी सेल और बी सेल। इसी के हिसाब से हम नेक्स्ट इसको आगे डिवाइड भी करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, वो आगे हम देखने वाले हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमने जैसे पहले देखा था कि एक्टिव इम्यूनिटी आता है और पैसिव इम्यूनिटी आता है। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब ये होस्ट के द्वारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर आया, और एंटीबॉडी क्या हो गया, हमारे बॉडी ने कुछ बनाया इसके साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, आप ऐसा भी ये समझ सकते हो। तो ये एंटीबॉडी क्या होता है, हमारा होस्ट इम्यून सिस्टम खुद बनाता है। जबकि पैसिव में क्या होता है, होस्ट बॉडी हमारा रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से उसको मिलता है। बेसिकली इसमें कुछ बनाना नहीं पड़ता। इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है नेचुरल और आर्टिफिशियल के अंदर। नेचुरल का मतलब, अगर कोई मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया, लाइक मीजल्स हो गया, तो आपकी बॉडी इस मीजल के एंटीजन के अगेंस्ट अपना एंटीबॉडी बनाएगा, जिसको हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी के अगेंस्ट के अंदर बेसिकली एंटीबॉडी बन रहा है। ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल हो गया, मान लो वैक्सीनेशन में आपको कोई किल्ड वैक्सीन दे दिया, या फिर सॉरी किल्ड बैक्टीरिया दे दिया, या फिर लाइव बैक्टीरिया आपके अंदर दे दिया, लेकिन बॉडी उसके अंदर भी हमारा क्या हो रहा है, अपना एंटीबॉडी खुद से बना रहा है, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर डालते हैं। अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसके अंदर भी हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल। जिसमें मान लो नेचुरल में क्या होता है, हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज लेना है ना यहाँ पे, तो लाइक प्लेसेंटा से आईजीजी ट्रांसफर जब मदर के अंदर होता है, मदर के द्वारा फीटस के अंदर, तो उसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियल जैसे हम सीरम ट्रांसफर करते हैं, लाइक आपको मान लो डॉग बाइट हुआ है तो, या फिर किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हम डायरेक्ट एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मे बी वो पेशेंट उतना जल्दी नहीं बना पाए या फिर बना ही नहीं पाए, तो हम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट बात करें तो ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। ऑब्वियसली हमारा बॉडी खुद से बना रहा है तो उसके अंदर मेमोरी भी प्रेजेंट होगा। ये हमारा शॉर्ट लिव्ड होता है, इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं प्रेजेंट होता बेसिकली एंटीबॉडीज, क्योंकि रेडीमेड हम इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर हम एक कंपैरिजन टेबल बना ले तो प्रोडक्शन एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, होस्ट खुद प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को। इसमें क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी हम रिसीव करते हैं। लैग पीरियड इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारा बॉडी एंटीजन आने के बाद एंटीबॉडी बनाएगा तो टाइम लगाएगा, उसको लैग पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसमें एब्सेंट रहता है क्योंकि हम सीधे एंटीबॉडीज ही ले रहे हैं, एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर था, हमने एंटीबॉडी बाहर से लिया, इन दोनों के बीच जल्दी से रिएक्शन हो सकता है, कोई लैग पीरियड नहीं होता। मेमोरी की बात करें, जैसे हमने बात की, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ड्यूरेशन ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये शॉर्ट लास्टिंग होता है।
यूटिलिटी इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसको ऐसे प्रोफाइलेक्सिस यूज़ करते हैं, लाइक कोविड-19 का अगर हमने वैक्सीन लिया तो उसमें जैसे हमने यहाँ पे देखा था वैक्सीनेशन, तो हम लोग डिजीज़ होने के पहले ही इसको यूज़ करते हैं, और पैसिव इम्यूनिटी मतलब इम्यूनोडिफिशिएंट या फिर इमरजेंसी केसेस में मतलब डिजीज़ होने के बाद यूज़ करते हैं हम इसको पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है। तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारा मेमोरी की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा मेमोरी कैसे काम करता है, मेमोरी टी सेल, मेमोरी बी सेल। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा प्राइमरी एंटीजेनिक एक्सपोजर हुआ, यहाँ पे एक लैग फेज आया। लैग फेज मतलब हमारा एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में, देन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में बॉडी जो भी टाइम लेता है उसको लैग फेज कहते हैं। उसके बाद हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देखा कितना लो टाइटर का हुआ, स्लगिश भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा एंटीबॉडी जो एंटीजन था वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या हुआ, हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आने मतलब सेकेंड टाइम वो जो एंटीजेनिक एक्सपोजर हुआ हमारे बॉडी को, तो हमारे हमारे यहाँ पे मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल पहले के थे वो एक्टिव होते रहते हैं, वो बोलते हैं यार ये तो पहचाना हुआ है इसको। उसके बाद जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट, पावरफुल और प्रोलॉन्ग्ड हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आता है, जिसकी वजह से जो हाई टाइटर होता है और बेसिकली प्रोलॉन्ग्ड, पावरफुल एंड प्रॉम्प्ट होता है। तो ये हमारा आप देख रहे हो डिफरेंस, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कितना छोटा लो टाइटर था और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में हाई टाइटर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेमोरी प्रेजेंट होता है, मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स। तो ये था हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम एक लास्ट में एक कंपैरिजन टेबल बनाए, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हमारा बहुत बार सवाल आता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर जो हमारे नॉर्मल फॉर्मेटिक्स वगैरह भी होते हैं, ये हमारा फेवरेट सवाल टाइप आप समझ सकते हो। इसमें क्या होता है, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 6 पॉइंट्स के अंदर, ये टेबल आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम जो इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट क्या बात किया था, ये बाई बर्थ प्रेजेंट होता है, लेकिन हम इसको एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग लाइफ, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्स टाइप हमारा मिनट्स में आता है, इसमें डेज टू वीक लग जाता है। प्रियर एक्सपोजर इसमें नहीं रिक्वायर्ड होता है, इसमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जो स्पेसिफिसिटी होता है इसमें, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। स्पेसिफिक है, और कैसे स्पेसिफिक है, क्योंकि पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी ये क्रिएट करता है, देन उसको किल करता है, उसके बाद उसका मेमोरी भी बना लेता है। जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट है, मेमोरी इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें मेमोरी प्रेजेंट होता है। डाइवर्सिटी की बात करें, ये बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाइयर है, ठीक है। इसका एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो कि जर्म लाइन डीएनए के अंदर इसका जीन इनको रहता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका एब्सेंट होता है। वैसे कैसे एब्सेंट रहता है हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि जो हमारा प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन है, उसके अंदर ही सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन होके इसके जीन्स बनते हैं, और उससे हमारा प्रोडक्ट बनता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, मतलब बेसिकली जर्मलाइन डीएनए जो हमारा जनरेशन से पास ऑन होके आता है, उसके अंदर इंकोडेड नहीं रहता, क्योंकि समझो ना डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कितने कितने एंटीजन के अगेंस्ट हम चीज़ों को पहले से इनकोड करके रखेंगे, ठीक है। अगर रखेंगे भी तो कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा, और वो मिस हो गया तो फिर बात ड्यूरिंग लाइफ हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए नेचर ने इतना अच्छा फीचर बनाया है कि इसका कुछ जर्मलाइन डीएनए में इंकोड किया ही नहीं है, जैसा जैसा आपको एक्सपोजर होगा उसके हिसाब से, या फिर एक्सपोजर के पहले भी एंटीबॉडीज एंटीजन के अगेंस्ट हमारा बॉडी बना के रखता है। तो इसके वजह से ही डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई प्रोवाइड करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि ब्रिज, नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में ब्रिज कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं, हमारा बॉडी कैसे हमें प्रोवाइड करता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर हमने जैसे पढ़ा मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल। अब आप देखोगे ना, जैसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आता है, एपीसी होता है, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो हमारा जो मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल जो इन्नेट इम्यूनिटी का भी तक हमने पार्ट पढ़ा, सेल्स जो इन्नेट इम्यूनिटी में पढ़ा, वो एज ए एपीसी काम करते हैं इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये ब्रिज का काम कर रहे हैं। साइटोकाइंस, जैसे कुछ साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1, ये क्या करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी यहाँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। एक होता है एडीसीसी, मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड है सेल टॉक्सिसिटी, लेकिन वो करता कौन है, नेचुरल किलर से। नेचुरल किलर से हमने वापस कहाँ पढ़ा था, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, लेकिन वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी से चिपक के फिर सेल को किल करता है। तो ये ब्रिज बना रहे हैं हमारे बेसिकली इनेट और एक्वायर्ड के बीच में। वैसे हमने लास्ट में कॉम्प्लीमेंट
पहले भी पढ़ा था कि जैसे क्लासिकल पाथवे हमारा एक्वायर्ड में आता है और अल्टरनेट पाथवे हमारा इननेट के अंदर आता है। तो ये हमारे चार चीज़ें जो मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स, साइटोकाइंस, एडीसीसी और कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे चार चीज़ ब्रिज बनाते हैं इननेट और एक्वायर्ड के बीच में। ठीक है, तो एक बार हम ऊपर से नीचे देख ले कि हमने इस लेक्चर में बेसिकली किया क्या है, क्या पढ़ा है। तो हमने इम्यूनिटी का डेफिनेशन देखा, उनको डिवाइड किया, देन इन्नेट इम्यूनिटी का फीचर्स देखा, उसके रिसेप्टर कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं उसके बारे में देखा, एंड देन उसके इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स देखे, बेसिकली एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद सेल जो इसके अंदर आते हैं, एंड हमने इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और कॉम्प्लीमेंट पाथवे इसके अंदर ही आते हैं, ये भी देखा। फिर हमने एक्यूट फेज रिएक्टेंट की बात की, देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी ने हमने स्टार्ट किया, उसका कैरेक्टर्स को देखा, देन टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड उसके बाद हमने कंपेयर किया इसको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स को देखा, फिर इननेट और इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डिफरेंस देखा, एंड लास्ट में हमने देखा कि इन दोनों के बीच में ब्रिज कौन बनाता है, बेसिकली इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ब्रिज का फॉर्मेशन कौन करता है। So that's all for this video. See you guys in the next video with a new topic.